हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के बारे में की मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आए हैं। ठीक है, आज हम पहला मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है, ये आपके लिए एमए जो ड्यू का एमए का एंट्रेंस है उसमें काम आ सकता है, जेएनयू के एंट्रेंस में काम आ सकता है। तो और अवध यूनिवर्सिटी में, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी में एमए का एंट्रेंस देना चाहते हैं हिंदी का, वहाँ पर आपका काम आएगा। ठीक है, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो एक से क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन करेंगे आज हम, और बाकी 15 हम आगे आगे की सीरीज में करते जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चैनल के माध्यम से पूरे हिंदी की साहित्य के इतिहास का पूरी सीरीज आपको करवाएंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से जो आदिकाल है, आज हम उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। पहला मॉक टेस्ट है ये आज आपका। ठीक है, जो भी बच्चे ज्वाइन नहीं हो, जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्रृंखला होने वाली है। जो आपके, चाहे वो जेएनयू का एग्जाम हो, चाहे ड्यू का एग्जाम हो, ठीक है, कहीं का भी एग्जाम हो, ये आपके हर एग्जाम के लिए मदद करेगी। ठीक है, एंट्रेंस निकालने में मदद करेगी। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, पहला क्वेश्चन क्या है कि इसमें पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले रचनाकार कौन है? आपको पता हो कि सर्वप्रथम रचना किसने करी है खड़ी बोली में? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने करी है, अमीर खुसरो ने करी है, विद्यापति ने करी है, या जायसी ने करी है? तो आपको बताना है इसमें से किसने खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करी है। तो इसका उत्तर दोस्तों आपने देख ही लिया होगा कौन सा होना चाहिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने खड़ी बोली में सबसे सर्वप्रथम रचना करी थी। ठीक है, ये 12वीं शताब्दी के जो रचनाकार हैं माने जाते हैं। ठीक है, ये आदिकाल के रचनाकार हैं। तो अब दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? सरहप्पा को सरहप्पा को कहा जाता है, या हेमचंद को कहा जाता है, या स्वयंभू को कहा जाता है, या लुइपा को कहा जाता है? तो दोस्तों, आपको उत्तर देना है कौन सा सही होगा। तो दोस्तों, आप उत्तर दे ही चुके होंगे कि ये तीसरा उत्तर ठीक है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास तीन भागों में डिवाइड है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइएगा, हम हिंदी साहित्य के इतिहास को तीन भागों में डिवाइड है, जैसा आपको पता होगा। आदिकाल में, और फिर मध्यकाल में, और फिर आधुनिक काल आ जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि हम आदिकाल की सीरीज पढ़ रहे हैं। आदिकाल में हम लगभग लगभग 1000 क्वेश्चन तो लाएंगे लगभग। ठीक है, 1000 नहीं तो 1000 तो क्वेश्चन लाएंगे हम। और मध्यकाल में और भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे, और आधुनिक काल में भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन लाने के प्रयास करेंगे। मध्यकाल भी को पता है, जैसे दो भागों में बटा बटा पड़ा है, भक्ति काल में और रीति काल में। ठीक है, भक्ति काल भी निर्गुण धारा, सगुण धारा, और निर्गुण धारा और सगुण धारा में बटा पड़ा है। ठीक है, जैसे निर्गुण में ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी आ जाते हैं, सगुण सगुण धारा में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति धारा आ जाती है। तो हम इन सबके बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज ही कल के बारे में बता रहे हैं आपको हम। ठीक है, आपको पता चलेगा होगा कि किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, वो है स्वयंभू। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो कीर्ति पताका किसकी रचना है? कीर्ति पताका किसकी रचना है? आपको बताने विद्यापति, रोड़ा कवि, आसगु कवि, या विद्याधर? आपको बताना है कीर्ति पताका किसकी रचना है। ठीक है, किस कवि की रचना है? तो आपने उत्तर दे ही दिया होगा। तो यहाँ पर उत्तर होगा ये विद्यापति की रचना है। ठीक है, कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की रचना है। दोस्तों, अंत आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन ठीक गए हैं। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन हुआ है तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारी जो पीडीएफ है वो सबसे पहले वहीं पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे आगे बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है हमारा कि ये पंक्ति किसने कही है? गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस, ये किसकी पंक्तियां हैं? ठीक है, ए विद्यापति की, हेमचंद की, निजामुद्दीन औलिया की, या अमीर खुसरो की? आपको बताना है दोस्तों ये किसकी पंक्तियां हैं। तो आप उत्तर दे ही चुके होंगे। तो दोस्तों, ये किसकी पंक्ति है? अमीर खुसरो की पंक्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पेपर में हर बार पूछी जाती है। गोरी सोवे सेज पर मुख पे डारे केस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो 84 वैष्णव की वार्ता है के पुस्तक के लेखक कौन है? तो 84 वैष्णव की वार्ता के पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाभादास, विठलनाथ, नंददास, या गोकुलनाथ? तो आपको बताने को इसके पुस्तक के लेखक कौन है। हम आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। नाभादास, विठलनाथ, नंददास, या गोकुलनाथ? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा गोकुलनाथ। ठीक है, फोर्थ उत्तर ठीक है इसका। फोर्थ उत्तर गोकुलनाथ ठीक है इसका, गोकुलनाथ है। ठीक है, गोकुलनाथ इसका ठीक होगा।
तो दोस्तों हम बात करें जो 84 वैष्णव की वार्ता है, इसके जो पुस्तक के लेखक कौन है, ये गोकुलनाथ है, ठीक है। और हम आगे बात करें कि राहुल सांकृत्यन ने, छठे क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यन ने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है। मतलब राहुल सांकृत्यन है, ठीक है, उन्होंने सिद्धों की संख्या कितनी मानी है, कितनों सिद्धों की संख्या मानी है। तो दोस्तों इसमें बताना आपको, 14 मानी है, 24 मानी है, 54 मानी है, 84 मानी है, ठीक है। आप उत्तर दे ही चुके होंगे। तो कितनी सिद्ध है, टोटल 84 सिद्ध हैं। तो 84 सिद्धों में आपको इंपॉर्टेंट याद करने हैं, जैसे सरप्पा हो गया, सबरपा हो गया, सवरपा हो गया, लुइपा हो गया, कड़प्पा हो गया, ऐसे आपको याद रखने हैं, ठीक है। तीन चार में तो याद कर लेना, ठीक है। सरप्पा, सवरपा, लुइपा, कड़प्पा ऐसे याद कर लेना, ठीक है। अब बात करें नाथों की संख्या कितनी मानी है, टोटल नाथ कितने हैं, नाथों की संख्या कितनी मानी मानी गई है। तो ये आपको बताने हैं, 12, 15, 9 या 18 नाथ कितने माने जाते हैं, नाथों की संख्या, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो नाथों की संख्या मानी गई है, 9 नाथ माने जाते हैं, ठीक है। आपने उत्तर दे ही चुके होंगे, 9 नाथ माने जाते हैं। 84 84 सिद्ध होते हैं, और कितने होते हैं, 84 सिद्ध और 9 नाथ होते हैं, ठीक है, 9 नाथ। हम आपको पूरी श्रृंखला करवाने वाले हैं, आपको आप इससे बस ज्वाइन हो जाइए। अब बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। 8वां क्वेश्चन है कि अभट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था। अभट्ट, आपको पता होगा कि अभट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था, ठीक है। तो किस कवि ने कराए, कीर्ति पताके में हुआ है इसका उपयोग सबसे पहले, या विद्यापति की मैथिली भाषा में हुआ है, या वर्ण रत्नाकर ने कराए, या नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र आपको बताना है किसकी रचना है। तो दोस्तों ये नाट्य शास्त्र जो है, ये भरत मुनि की रचना है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर ये होगा वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर ने किसका उपयोग किया है, वर्ण रत्नाकर ने सबसे पहले अवध का प्रयोग किया है, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 बताना है कि इस्तवाद द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इस्तवाद द ला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है किस भाषा में लिखा गया है। तो ये हिंदी भाषा में लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है, या फ्रेंच में, या उर्दू भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों आपको बताना है ये किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों आपने बता ही दिया होगा। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया है, ठीक है। दोस्तों ये जो आपको क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, ये बीएचयू में भी काम आ सकते हैं, डी बीएचयू में भी, डीयू में भी, चाहे वो जामिया का एग्जाम हो, हर किसी एग्जाम में ये काम आएंगे, ठीक है। आपका जो एमए का एंट्रेंस है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, तो आप इस सीरीज को बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 1917 है, 1917 है, 1918 है, 1919 है, या 1929। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 1929, ठीक है। आपको पता ही होगा कि 1929 में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। याद रखना 1929 बहुत बार क्वेश्चन ये परीक्षा पेपर में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि परमार लासो के रचयिता कौन है। परमार लासो के रचयिता कौन है आपको बताना है। दोस्तों पहला जो ये पहला वाला है, ये पहला यहाँ दे रखा है, भट्ट केदार, नल सिंह, जगनिक या सारंगधर। परमार लासो किसने लिखी है। दोस्तों आपको पता ही चलेगा होगा कि परमार लासो किसने किसने लिखी है, जगनिक ने लिखी है जी, ठीक है, जगनिक ने। इसमें आला और उदल की बात की गई। आला और उदल जो गीत रहते हैं ना, जो वर्षा में गाए जाते हैं, वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं, उसकी बात की गई है, ठीक है। जगनिक ने कौन सी लिखी है, परमार लासो, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और बात करें हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार के रचयिता कौन है। जो श्रावकाचार के रचयिता बताना है आपको, ये इन्होंने अपभ्रंश में ये लिखा है, श्रावकाचार। तो इसके रचयिता कौन है दोस्तों, ये सवरपा, ये चरपटनाथ, ये तीसरा देवसेन, या लुइपा। तो दोस्तों इसके जो रचयिता हैं श्रावकाचार के, तो ये देवसेन है, ठीक है। तो इसका तीसरा उत्तर ठीक होगा, देवसेन का, ठीक है। अब बार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है। आपको बताना है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, ठीक है दोस्तों, आपको बताना है किसने कहा है। तो दोस्तों तो आपको आपके सामने वो है, बताइए आप। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मी सागर
लक्ष्मी सोन वासने या रामकुमार वर्मा ने। आपको बताना है कि आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा है। तो दोस्तों ये होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजोपन काल कहा है, ठीक है। आदिकाल को बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो आपको इन्हें मतलब एक उसमें पंक्ति में रखना है, ठीक है, कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई, उसके बाद कौन सी भाषा आई, उसके बाद कौन सी भाषा आई, ठीक है। भाषाओं को प्राचीन से नवीन क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये पाली पहले में दे रखा है पाली प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश, दूसरे में अपभ्रंश पाली प्राकृत संस्कृत, तीसरे में संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, चौथे में प्राकृत संस्कृत पाली अपभ्रंश। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ठीक है। तो दोस्तों आपने आपने आंसर दे ही दिया होगा। तो सबसे पहला आपका होगा, सबसे पहला आपकी भाषा संस्कृत आती है, ठीक है। संस्कृत भाषा आती है, वेदों की भाषा मानी जाती थी, ठीक है। और फिर उसके बाद पाली भाषा आती है, गौतम बुद्ध जो अपने वो पाली भाषा में देते हैं। फिर प्राकृत आती है जो जिसका प्रयोग जैन धर्म में भी किया जाता है। फिर अपभ्रंश आती है, ठीक है। ये इसका उत्तर होगा दोस्तों तीसरा, संस्कृत पाली प्राकृत और अपभ्रंश आती है, ये क्रम में है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन नहीं है आज का। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है, ठीक है। खड़ी बोली का विकास किस भाषा से माना जाता है, आपको बताना है। तो दोस्तों आपने उत्तर दे ही दिया होगा। तो आप देख लेते हैं संस्कृत से हुआ, या पाली से हुआ, प्राकृत से हुआ, या अपभ्रंश से हुआ है। तो आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों इस खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश भाषा से हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आज हम इतनी क्वेश्चन लगते हैं, 15 क्वेश्चन। हम डेली डेली 15 क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, जिससे आपकी जो आपके एंट्रेंस तक एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी और आपका नंबर पहली कट ऑफ लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। चाहे वो ड्यू की कट ऑफ लिस्ट हो, ठीक है, या ड्यू की हो, जामिया की हो, या बीएचयू की हो, कोई सी भी कट ऑफ लिस्ट हो, ठीक है, एंट्रेंस की। तो ये आपके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल का पहला मॉक टेस्ट लाए थे। तो अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, ताकि जो टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले पीडीएफ मिल जाए और जल्दी से जल्दी आप इन क्वेश्चन की अच्छे से रिवाइज दोबारा से कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं अंत करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।